चलिए, तो आज की डेट क्या है? आज की डेट है 11th ऑफ अप्रैल 2025। 11 अप्रैल 2025 आज की डेट है। और आज की डेट में हम नेशनल इनकम के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी कि तीसरा पार्ट शुरू हो गया है। तो आज की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एनएफआईए के बारे में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए के बारे में, डोमेस्टिक इनकम के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये थर्ड लेक्चर के टॉपिक्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑब्वियसली इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहली हेडिंग जिस पे आज हम बात करेंगे, लिखिए, वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये जो टॉपिक है इसको शॉर्ट फॉर्म में NFIA कहते हैं। NFIA कहते हैं, तो उसे बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का सिंपल सा मतलब है कि अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो NFIA का जो फॉर्मूला है वो आसान भाषा में जो बच्चे याद करते हैं वो याद करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एनएफआई का जो फॉर्मूला बच्चे याद करते हैं वो क्या करते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले एनएफआईए का ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर एनएफआईए निकालने को आए तो चेक करना कि क्वेश्चन में कहीं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है। तो अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो आप फ्रॉम में से टू को माइनस कर दीजिए। फ्रॉम माइनस टू, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? एनएफआई का बनेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का बनेगा। तो फीफा आसान भाषा में बोलते हैं फीफा माइनस फीटा। फीफा हुआ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा हुआ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ फीफा माइनस फीटा। अब फीफा माइनस फीटा की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला आप कॉपी में लिखिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है? ठीक है, इसका एग्जांपल ये है कि जैसे हमने पिछली क्लास में डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर बात किया था, हमारा देश, हमारी कंट्री, इस पर हमने बात किया था। मगर अगर हम लेट सपोज, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर 3 महीने किसी दूसरी कंट्री में जाकर पढ़ाऊं, ठीक है, लेट सपोज अगर मुझे कोई असाइनमेंट मिलता है जहां पर मैं दूसरी कंट्री में जाकर इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, तो वहां से मुझे पैसे मिलेंगे, कुछ इनकम मिलेगी, है ना। और वो इनकम मैं कहां लेके आऊंगा? इंडिया में लेके आऊंगा। यानी कि मैं वहां दूसरी कंट्री में गया, मैंने 3 महीने इकोनॉमिक्स पढ़ाई और वहां से जो पैसा कमाया वो मैं वापस लेके आया। ऐसा अगर मैंने किया तो उसे मैं क्या बोलूंगा? फैक्टर इनकम तो हुई है, मगर कहां से हुई है? अब्रॉड से हुई है, और मैं देश का क्या हूं? रेजिडेंट हूं। तो ऐसे हर साल हमारे देश के बहुत सारे रेजिडेंट जो हैं वो अब्रॉड जाते हैं और अब्रॉड जाके पैसा कमा के लाते हैं। तो शर्मा जी, उसे हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मान लो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 रुपए मैं कमा के लाया, 100 रुपए मैं कमा के लाया, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस। अब अगर मैं दूसरी कंट्री में जाके पैसा कमा सकता हूं तो भैया बाहर वाली कंट्री के लोग भी तो इंडिया आ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भैया आप इंडिया नहीं आ सकते, आप यहां काम नहीं कर सकते। तो मान लो वो लोग अगर इंडिया आते हैं और यहां पर 2 या 3 महीने रहकर पैसा कमाते हैं तो वो भी तो पैसा लेके जाएंगे ना हमारे देश से अपनी कंट्री में। तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या बोलेंगे उसको? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो इसका मतलब आसान भाषा में अगर हम कहें तो एनएफआईए क्या हुआ? एनएफआईए हमें ये डिफरेंस बताता है कि 1 साल के दौरान हमने बाहर से कितना पैसा कमाया माइनस वो हमसे कितना पैसा कमा के गए।
क्लियर शर्मा जी? एनएफआई का मतलब क्या हुआ? फीफा माइनस फीटा। तो फीफा क्या हुआ? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो एक साल में हमने वहां से कितना पैसा कमाया माइनस वो हमसे कितना पैसा कमा के लेके गए। अगर हम इस चीज का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस को क्या बोलेंगे? NFIA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला है मगर आपने जो ऊपर लिखा है उतना काफी है। अब इस बात को समझते हैं कि NFIA वर्क कैसे करता है, NFIA का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग आप देख रही हैं, इस बिल्डिंग को मैंने क्या नाम दिया है? यूके का हाई कमीशन। अब यूके का जो हाई कमीशन है, ठीक है, वो कहां है? दिल्ली में है ऑब्वियसली। यानी कि यूके का हाई कमीशन तो है मगर कहां है? दिल्ली में है। अब क्या ये हाई कमीशन का जो ऑफिस है यूके का दिल्ली में, क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? नहीं होगा। मैंने कहा था कि किसी भी देश की एम्बेसी हमारे देश में हो या किसी भी देश का हाई कमीशन का ऑफिस हमारे देश में हो, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर यूके हाई कमीशन के ऑफिस के अंदर खड़ा है तो वो इंडिया में नहीं, यूके में खड़ा है। क्लियर? अब यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। ये सिक्योरिटी गार्ड सुबह से लेकर शाम तक यूके हाई कमीशन में काम करता है, ठीक है। अब जब ये यूके हाई कमीशन में काम करता है तो हर महीने यूके हाई कमीशन इसको पैसा देता होगा, ऑब्वियसली सैलरी इसको मिलती होगी। अब इस इंडियन सिक्योरिटी गार्ड को जो पैसा मिल रहा है अदिति जी, क्या वो हमारे देश से आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसको पैसा वहां से आ रहा है, उस जगह से आ रहा है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो या तो आप यूके हाई कमीशन से पैसा ले रहे हैं, या तो आप यूके की एम्बेसी से पैसा ले रहे हैं, या फिर आप यूके में जाकर कुछ महीना पैसा कमा रहे हैं। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, क्योंकि पैसा आप कहां से कमा रहे हैं? यूके से कमा रहे हैं और आप इंडिया के रेजिडेंट हैं। तो यानी कि ये जो एग्जांपल है कि उसने पूरा महीना सर्विस दी, सिक्योरिटी सर्विस दी, है ना, और यूके हाई कमीशन ने इसको सैलरी दी, तो इसकी जो सैलरी होगी शर्मा जी, वो क्या होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि इंडिया से नहीं आया हमें पैसा, ये पैसा कहां से आया है? अब्रॉड से आया। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जांपल, अब यहां पर उल्टा है। यहां पर इंडिया का जो हाई कमीशन है, ठीक है, वो कहां है? लंदन में है, ठीक है। तो इंडिया का जो हाई कमीशन है वो कहां है? लंदन में है। अब लंदन में एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, मगर वो कौन है? ब्रिटिश सिक्योरिटी गार्ड है। अब उसको हर महीने कौन पैसा देता है? हमारे देश की गवर्नमेंट, क्योंकि भाई इंडियन हाई कमीशन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। तो जब वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, मगर ये बंदा एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया में आके तो पैसे कमा रहा है, क्योंकि इंडियन हाई कमीशन किसका है माना जाएगा? हमारे देश का ही तो माना जाएगा। तो हर सुबह जब ये आता है इंडिया के हाई कमीशन में, और जब तक ये इंडिया हाई कमीशन के ऑफिस में रहता है तो ये कहां रहता है? इंडिया में, यूके में नहीं। तो उस केस में इसको जो पैसा दिया जा रहा है, ये पैसा क्या होगा? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि अल्टीमेटली ये नॉन रेजिडेंट है ना हमारे देश का, और हमारे देश में आके पैसा कमा गया। जरूरी नहीं है कि देश में आना पड़े, आप अगर किसी एम्बेसी में, किसी हाई कमीशन में भी काम करते हैं तो भी आपकी इनकम जो है वो उस देश की नहीं मानी जाएगी। यानी कि आप एक तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो उस देश से नहीं कमा रहे हैं, अब्रॉड से कमा रहे हैं। तो अगर हम NFI का फॉर्मूला देखें तो इंडियन सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी से अगर ब्रिटिश सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी माइनस कर दी जाए तो हमें क्या मिलेगा? NFIA। यानी इंडियन सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है वो क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ब्रिटिश सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी हम दे रहे हैं वो क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग लिखिए, कंपोनेंट्स ऑफ
NFIA, components of NFIA. अब कंपोनेंट्स ऑफ NFIA क्या है, ये आप अभी लिख लीजिए, इसकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। आप सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन में NFIA ना दिया हो तो पहला फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मगर आपने कहा कि सर न्यूमेरिकल में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देख लीजिए। और अगर आप नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ दें और साथ साथ में नेट रिटेन्ड अर्निंग्स जोड़ दें, तो आपको NFIA मिल जाएगा। यानी NFIA का फॉर्मूला क्या हुआ, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ये तीनों लिख लीजिए। ये NFIA निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ हेडिंग लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में जरूर करेंगे, आने वाली क्लास में जरूर करेंगे। लिखो अगली हेडिंग, डोमेस्टिक। हाँ, बस लिखिए एक हेडिंग लिखना वो। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। लिख लिया, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं। आप अपनी कॉपी में डबल स्टार मार्क करके लिखो, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। चलिए, अब डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है ध्यान से समझते हैं। पहले आप लिख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम, ये जो टॉपिक है। ठीक है, चलिए, अब हमने इस बात पे चर्चा की है, एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि अगर एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि आप डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो आपसे कह रहा है कि आप डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है शर्मा जी, NDPFC। NDPFC का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। फुल फॉर्म क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये फुल फॉर्म है मैम। अगर एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि नेशनल इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम निकाल लो, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, NNPFC। क्लियर है? यानी कि नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, NDPFC, और सॉरी डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ, NDPFC, और नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, NNPFC। ठीक है, तो ये नहीं भूलना, क्योंकि अगर मैं डोमेस्टिक इनकम बोल रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए कि सर डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDPFC और नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि पहले हम जिस पे चर्चा करेंगे वो डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम याद रखेंगे कहां कमाया। जब भी तुम डोमेस्टिक इनकम का आंसर दोगी तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, कहां कमाया, कहां कमाया। और ये कहां कमाया
हमारा देश भारत होना चाहिए। क्लियर? इंडिया, भारत होना चाहिए। ठीक है, कहां कमाए मीन्स भारत, क्योंकि हम जो डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं वो अपने देश की निकालेंगे। क्लियर? तो कहां कमाए मतलब भारत। आगे बढ़ते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कई साल पहले एक मूवी आई जिसका नाम था बाजीराव। बाजीराव मस्तानी। अब एक मूवी आई, ठीक है। इस मूवी में दीपिका पादुकोण थी, ठीक है, और रणबीर सिंह थे और प्रियंका चोपड़ा थी। ये सारे एक्टर थे। अब दीपिका पादुकोण को हम इस मूवी में रखते हैं, मगर प्लस इमेजिन करते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया? संजय लीला भंसाली ने। संजय लीला भंसाली ने मूवी बनाई। उनने क्या करा? उनने कहा कि हम रणवीर सिंह को एज एन बाजीराव नहीं लेंगे, हम लेंगे ब्रैड पिट को। ठीक है, यानी कि उन्होंने ब्रैड पिट से कहा कि आप मेरी मूवी के बाजीराव हैं। इमेजिन करते हैं कि उनको तलवार चलाना अच्छे से आया, उन्होंने ट्रॉय पिक्चर देख ली, वो फैन हो गए ट्रॉय पिक्चर देखने के बाद ब्रैड पिट के। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप बाजीराव तो आप ही बनेंगे। तो अब उन्होंने दीपिका और ब्रैड पिट को बाजीराव में साइन कर लिया और दोनों लोगों ने बाजीराव में काम किया। दीपिका को 100 रुपए मिले बाजीराव में काम करने के, ठीक, और ब्रैड पिट को भी 100 रुपए मिले बाजीराव में काम करने के। क्लियर है यहां तक? यानी कि इन दोनों ने मिलके टोटल कितना पैसा कमाया मैम? 200 रुपीज। क्लियर? दोनों मिलके कितना पैसा कमाया? 200 रुपीज। अब जब इन दोनों ने मिलके 200 रुपीज कमाया, तो जो दीपिका जी हैं वो तो हमारे देश की रेजिडेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता है? इंडिया में। मगर क्या ब्रैड पिट हमारे देश के रेजिडेंट हैं? नहीं, ये हमारे नॉन रेजिडेंट हैं। मगर हमें क्या? हमें तो ये देखना है कि ब्रैड पिट और दीपिका ने मिलके 200 रुपए कमाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? जब दीपिका जी बाजीराव मस्तानी खत्म की तो उनके पास एक कॉल आया। किसका? विन डीजल का। और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ क्या मूवी करना चाहेंगी XXX? तो दीपिका जी ने हाँ कर दिया और दीपिका जी कहां चली गई? US। वहां जाकर उन्होंने मूवी में काम किया। अब दीपिका जी ने बाहर की जो XXX मूवी थी, मैम उससे भी ना 100 रुपए कमाए। ठीक है, मूवी खत्म हो गई और वो इंडिया में वापस आ गई। क्लियर? अब ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो दीपिका जी ने बाजीराव से कितना पैसा कमाया और XXX मूवी से कितना पैसा कमाया? अगर आप देखें तो 100 रुपए फ्रॉम बाजीराव एंड 100 रुपए फ्रॉम XXX मूवी। इसका मतलब दीपिका जी की एक साल की कमाई कितनी रुपए है? 2 रुपए है। अब ये जो 2 रुपए कह रहा हूं, 200 रुपए है। अब ये जो 200 रुपए है ये तो दीपिका जी की कमाई है। अब यहां पर हमें यह समझना है कि क्या डोमेस्टिक इनकम है और क्या नेशनल इनकम। अभी मैंने कहा डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है? कहां कमाया, कहां कमाएगा, मतलब ये जो 200 रुपए निकल के आए हैं बाजीराव मस्तानी से, मैम ये तो हमारे देश भारत में कमाए गए हैं ना। हमें इस बात से तो लेना देना है ही नहीं कि रेजिडेंट ने कमाया है या नॉन रेजिडेंट ने कमाया है। हमें इतना पता है ये हमारे देश की NDPFC है, 200 रुपए।
क्लियर है? मगर ये जो 200 रुपए निकल के आई है, इसे क्या बोलेंगे? एन एन पीएफसी, मतलब नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क क्या है? जब हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को लिखते हैं तो हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि हम सिर्फ रेजिडेंट की इनकम ही लेंगे, रेजिडेंट्स इनकम। और इसकी टैगलाइन क्या है? किसने कमाया। तो जब आप डोमेस्टिक इनकम का आंसर करेंगी तो क्या सोचेंगी? कहां कमाया। जब आप नेशनल इनकम का आंसर करेंगी तो क्या सोचेंगी? किसने कमाया। तो ये जो किसने कमाया है ना शर्मा जी, ये रेजिडेंट ही होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट नहीं। अब आप देखो इसका इंपैक्ट क्या है। हमने एक फॉर्मूला याद करना है कि सर अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है, आप देखना आंसर 200 ही आएगा। अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनता है कि सर आप पहले डोमेस्टिक इनकम निकालिए, यानी कि एनटीपीएफसी, उसमें ऐड कर दीजिए एनएफआईए। अब मैम हमारे वैल्यू के हिसाब से डोमेस्टिक इनकम कितनी आई थी दीपिका और ब्रैड पिट मिला के? 200 रुपए, ठीक। प्लस एनएफआई का फॉर्मूला क्या है? फीफा माइनस फीटा। फीफा का मतलब क्या हुआ? हम उनसे कितना पैसा कमा के लाए। तो हम यहां पर कौन है? दीपिका पादुकोण, क्योंकि देश की रेजिडेंट है वो। तो वो ट्रिपल एक्स मूवी से कितना पैसे लेके आई? 100 रुपए, ठीक। माइनस फीटा, फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक साल में ब्रैड पिट हमसे कितना पैसा लेके चले गए? 100 रुपए। तो फ्रॉम माइनस टू हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर आप देखें तो 100 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नेशनल इनकम कितना आ रहा है? 200 ही आ रहा है। और हमने दीपिका की इनकम कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी? 200 ही आई थी। तो इसका मतलब जब आप डोमेस्टिक इनकम का आंसर दे रही हैं तो आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि वो इनकम रेजिडेंट ने कमाई है, नॉन रेजिडेंट ने कमाई है। मतलब ब्रैड पिट ने कमाई है या दीपिका पादुकोण ने कमाई है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता डोमेस्टिक इनकम में। बस फर्क क्या पड़ता है? कहां कमाया, कहां कमाया, कहां कमाया। मगर जब नेशनल इनकम का हम आंसर करते हैं तो दिमाग में क्या चलता है? किसने कमाया, किसने कमाया, किसने कमाया। क्योंकि किसने में ना हम नॉन रेजिडेंट को माइनस कर देंगे। तो हमने ब्रैड पिट को माइनस कर दिया ताकि एग्जैक्टली हमें पता लग जाए कि एक साल में हमारे देश की रेजिडेंट दीपिका पादुकोण, उन्होंने जितना पैसा कमाया है वही देश की इनकम है। तो एक्चुअली नेशनल इनकम होती क्या है? नेशनल इनकम का मतलब होता है कि एक साल के दौरान हमारे देश के रेजिडेंट्स ने इंडिया में रह के और बाहर जाकर जितनी भी इनकम जनरेट की है उसका टोटल क्या है? नेशनल इनकम। क्लियर है? अब इस बात को हम लिखेंगे कैसे? आप इस लाइन को पढ़िए, कॉपी में लिखिए। नेशनल इनकम में अगर आप देखें तो यहां पे सिर्फ दीपिका पादुकोण ही दिखाई दे रही होंगी, ब्रैड पिट की जगह ही नहीं है। डन। यहां पर पहली लाइन है दीपिका पादुकोण इन बाजीराव मस्तानी प्लस ब्रैड पिट इन बाजीराव मस्तानी। कॉपी में लिखिए।
अगला पढ़ो। अगला नेशनल इनकम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दीपिका पादुकोण इन बाजीराव मस्तानी प्लस दीपिका पादुकोण इन ट्रिपल एक्स मूवी। ठीक है, तो मैम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बाहर निकल के आ रहा है। नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करना होगा, जिसको एनडीपीएफसी कहते हैं, और उसमें एनएफआई ऐड करना होगा। तो अगर आप डोमेस्टिक इनकम में मतलब एनडीपीएफसी में एनएफआई ऐड करते हैं तो आपको नेशनल इनकम मिलता है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स हालांकि हम पहले लिख चुके हैं, मगर फिर भी आप एक बार फिर से देख लें। ये 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कैलकुलेट करेंगे, और इसमें एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और अगर ये डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं जीडीपी की डेफिनेशन, तो जीडीपी और जीडीपीएमपी सेम ही है, मगर डोमेस्टिक क्या कहते हैं, ग्रॉस क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, और फाइनल गुड किसे कहते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। डन है, आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल कॉन्सेप्ट भी शर्मा जी चाह रहे हैं, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी, मगर इसमें नेशनल इनकम किसको कहते हैं? एनएनपीएफसी, इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। अब जो जीडीपीएमपी की डेफिनेशन है बिल्कुल सेम जीएनपीएमपी की डेफिनेशन है, मगर फर्क क्या है? क्योंकि ये नेशनल कॉन्सेप्ट है तो इसमें हम रेजिडेंट्स को कंसिडर करते हैं। पढ़ो। इसे कॉपी में लिखो। यानी यहां पर जो हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं वो प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री होना चाहिए। सेकंड लाइन पढ़ लेना, थर्ड लाइन भी पढ़ लेना, और पहली लिख लो, और इसमें मार्केट वैल्यू को और नॉर्मल रेजिडेंट्स को अंडरलाइन कर लो।
लिखा मैम, डन, चलें आगे। ओके, अगली हेडिंग लिखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगली हेडिंग है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया कि नेशनल इनकम होता क्या है। ठीक है, तो एक सवाल पूछा किसी ने कि नेशनल इनकम होता क्या है, तो जवाब में आया कि जो देश की इनकम है। जवाब क्या है? जो देश की इनकम है। फिर अगला पॉइंट, देश किससे बनता है? लोगों से। देश किससे बनता है? लोगों से। तो यह सवाल कि लोगों को इनकम रिसीव क्यों होती, मतलब लोगों को पैसा क्यों मिलता है, उसका जवाब है कि ये लोग जो हैं वो काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, या तो गुड प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। अब ये लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस प्रोड्यूस करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ लेबर, एज अ कैपिटलिस्ट, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ लैंडलॉर्ड। तो जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको इनकम मिलता है। जो लैंड देता है उसे रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना आप प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही आपकी इनकम होगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जितना आप प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जितना आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, उतना ज्यादा इनकम जनरेट होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। मगर अब यहां पर कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। ठीक, पहले तुम इस डेफिनेशन को कॉपी में लिख लो और इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को और जनरेशन ऑफ इनकम को और हाउस होल्ड्स को अंडरलाइन कर लो और डेफिनेशन याद कर लेना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to the production units in the form of consumption expenditure on goods and services produced by these units. ये डेफिनेशन आप कॉपी में लिखिए। जनरेशन ऑफ इनकम को, हाउस होल्ड को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को और प्रोडक्शन यूनिट्स को अंडरलाइन कर लो। डन, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने अंडरलाइन करना है जनरेशन ऑफ इनकम को, हाउस होल्ड को, प्रोडक्शन यूनिट्स को और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। अब इसको समझते हैं ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है।
देखिए इस कॉन्सेप्ट में 3 फेज हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज का मतलब क्या हुआ कि फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब क्या हुआ कि जो जो लोग आए उनको किसी को रेंट मिला, किसी को वेजेस मिला, किसी को इंटरेस्ट मिला, किसी को प्रॉफिट मिला। और डिस्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी इनकम रिसीव की है लोगों ने, उसको उन्होंने खर्च किस पे किया, गुड्स और सर्विसेज पे। ठीक है, तो ये साइकिल चलती ही रहती है। आसान भाषा में क्या है, बनाओ, कमाओ, खर्च करो, फिर बनाओ, फिर कमाओ, फिर खर्च करो। ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है। अब इस कॉन्सेप्ट को वर्क कैसे करते हैं हम, जैसे अब यहां पर आप लिखिए अजम्पशंस, उस पर हम बात करेंगे। अजम्पशंस का मतलब होता है कि जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, ये 2 सेक्टर मॉडल में काम कर रहा है। अब इस 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन से लोग आते हैं वो समझते हैं। आप हेडिंग लिख लीजिए, अजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब अगर हम अजम्पशंस की बात करें तो अजम्पशंस का मतलब क्या है मैम, देखिए अजम्पशन में सबसे पहली अजम्पशन क्या है शर्मा जी, कि यहां पर 2 ही सेक्टर होंगे। कॉपी में लिखो, पहली अजम्पशन क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कितने सेक्टर होंगे, 2 ही सेक्टर होंगे। एक कौन होगा, हाउस होल्ड, जिसको आप फैमिली कह सकती हैं, और दूसरा फर्म, जो प्रोडक्शन यूनिट है। तो ये पहली अजम्पशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम दूसरी अजम्पशन क्या है, दूसरी अजम्पशन ये है कि जो भी आदमी या फैमिली इनकम जनरेट करेगा मैम वो सेव नहीं करेगा। जो भी आदमी या कोई फैमिली इनकम जनरेट करेगा वो सेविंग्स नहीं करेगा। और जितनी भी प्रोडक्शन फर्म्स हैं, यानी कि जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो भी जो प्रॉफिट अर्न करेंगी वो सेव नहीं करेंगी। मतलब सेविंग्स नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं यहां पर। पढ़ो सेकंड अजम्पशन। कॉपी में लिखो, मतलब ना तो फर्म अपने प्रॉफिट से सेव करेंगी और ना ही कोई आदमी, कोई फैमिली अपनी इनकम से सेव करेगा। सो सिंपल सा मतलब है कि सेविंग्स नहीं होगा। ठीक है, तीसरी अजम्पशन बड़ी अजीब सी अजम्पशन है मगर माननी पड़ेगी। मैम तीसरी अजम्पशन है कि गवर्नमेंट होगी ही नहीं। और चौथी और आखिरी अजम्पशन है कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चारों बातें हमें इस कॉन्सेप्ट में फॉलो करनी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझते हैं, फिर स्क्रीन पे शेयर करूंगा, तुम लिख लेना, ठीक है। हेडिंग डालो, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल। हेडिंग लिखो, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल। लिख लिया? चलो, अब अजम्पशन याद है ना, कितने सेक्टर हैं? 2 ही सेक्टर हैं। तो हमने एक बॉक्स बनाया और हमने इसमें लिखा हाउस होल्ड, ठीक है। दूसरी तरफ हमने एक बॉक्स बनाया और जिसको हमने फर्म कह दिया। अब ये जो फर्म है शर्मा जी, इसको बोल दो टाटा मोटर्स, ये फर्म है, ठीक है। एग्जाम्पल समझना, मान लो यहां पर एक व्यक्ति रहता है, मेरी ड्राइंग को देख के इंप्रेस मत होना, ठीक है, रोने मत लगना सर इतनी कमाल की ड्राइंग कैसे करते हो आप, ठीक है। तो इस व्यक्ति का नाम है मान लो राम। अब जो राम जी हैं वो यहां से निकलते हैं और यहां से निकल के मैम सुबह सुबह जाते हैं टाटा मोटर्स, ठीक है। यानी कि सुबह नहाए धोए बढ़िया फ्रेश हुए और उसके बाद कहां जा रहे हैं? टाटा मोटर्स। क्या करने? जॉब करने। वो टाटा मोटर्स में जॉब करते हैं। तो इसका मतलब राम जी ने अपनी सर्विसेज, और राम जी क्या है? लेबर है। लेबर क्या होता है? फैक्टर होता है, तो आप इसे फैक्टर लिख दीजिए। तो राम जी ने अपनी फैक्टर सर्विसेज पूरा महीना किसको दी? टाटा मोटर्स को, कि सर मैं सुबह आऊंगा और शाम तक जो भी आप गाड़ी बनाने को बोलोगे उसको बनाने में हेल्प करूंगा। तो ये मेरा काम है, ये मेरी जॉब है, ठीक है। अब टाटा मोटर्स ने कहा कि राम जी आप पूरा महीना आए हैं तो आपको बदले में कुछ मिलना चाहिए ऑब्वियसली। तो टाटा मोटर्स ने क्या किया? इनको सैलरी दिया मैम, ठीक है। किसको सैलरी दिया? राम को सैलरी दिया। सैलरी क्यों दिया? क्योंकि राम जी ने पूरा महीना टाटा मोटर्स में काम किया, इस बात की उनको सैलरी मिली। अब राम जी और सारे लोगों ने मिलकर क्या बनाई मैम? कार बनाई। अब कार बनके हो गई तैयार। अब कार बनके जब तैयार हो गई तो टाटा मोटर्स ने अपनी कार किसको दे दी मैम? हाउस होल्ड को। कार किसका एग्जाम्पल है शर्मा जी? ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड का एग्जाम्पल है, मगर यहां गुड लिख देते हैं। तो टाटा मोटर्स ने क्या किया कि कार बना के किसको दी? हाउस होल्ड, जो फैमिली लोग हैं उनको दी। अब क्या ये कार हाउस होल्ड को फ्री में मिल जाएगी? नहीं भाई, हाउस होल्ड को टाटा मोटर्स को बदले में क्या देना पड़ेगा? 10 लाख रुपए। कि सर अगर कार चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। मैम ये जो पैसा उन्होंने कार के बदले दिया है इसे बोलेंगे पेमेंट फॉर गुड्स, क्योंकि कार क्या है? गुड्स। आगे चल के सर्विसेज लेंगे तो सर्विस का ही पेमेंट करेंगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी ऐसा है शर्मा जी इसमें डाउट है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि जब राम जी ने फैक्टर सर्विसेज दी तो क्या सर्विसेज देने में मैंने कोई ऐसा बात बोला कि ये पैसे की बात हो गई या इनकम की बात हो गई? ऐसा तो कुछ भी जिक्र नहीं है। वो आदमी पूरा महीने सर्विस दे रहा है। अच्छा, यहां पर टाटा मोटर्स ने भी कार दी तो क्या यहां पर पैसे का जिक्र है?
नहीं है ना, कार दी, सर्विस दी, कार दी, सर्विस दी, राम जी ने सर्विस दी, टाटा मोटर्स ने कार दी। अच्छा, मगर जब टाटा मोटर्स ने सैलरी दी तो पैसा इन्वॉल्व हुआ होगा मैम? ऑब्वियसली यस। सैलरी कैसे दी गई होगी? पैसे के थ्रू दी गई होगी। अच्छा, 10 लाख रुपए की जो पेमेंट हुई है गाड़ी की, वो भी किसमें हुई होगी? मनी यानी कि पैसे में हुई होगी। तो इसका मतलब यहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है। तो मैम जो सिंगल कट मैंने लगाया है, यहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो जिन ट्रांजैक्शंस में पैसा इन्वॉल्व नहीं है उसे बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। तो इस ग्राफ में बस 5 मिनट और फिर आप सोने चली जाइएगा, मैं जानता हूं बड़ी नींद आती है, ठीक है। तो अगर जिस ट्रांजैक्शंस में पैसा इन्वॉल्व नहीं है शर्मा जी, वो क्या है? रियल फ्लो, ठीक। मगर जहां मैंने 2 कट लगाए हैं उन ट्रांजैक्शन में क्या है? पैसा इन्वॉल्व है। सैलरी दी तो भी पैसा इन्वॉल्व, 10 लाख रुपए की पेमेंट की तो भी पैसा इन्वॉल्व, उसे क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। तो इसका मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट में मैम 2 तरीके के फ्लो आए, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। तो राम ने टाटा मोटर्स में 1 महीना काम किया, रियल फ्लो। टाटा मोटर्स ने बदले में महीने के बाद सैलरी दी, मनी फ्लो। टाटा मोटर्स ने कार दी, रियल फ्लो। बंदों ने कार के 10 लाख रुपए का पेमेंट किया, मनी फ्लो। और ये 10 लाख रुपए का जो पेमेंट है ना, वो आपने जो डेफिनेशन लिखी है ना, उसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई फर्म किसी भी फैमिली को कोई गुड या सर्विस देती है तो फ्री में नहीं देती, उसको पैसा चार्ज करती है। तो जो भी हाउस होल्ड पेमेंट करता है, चाहे वो गुड्स खरीदे चाहे वो सर्विसेज ले, तो उस पेमेंट को हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस एग्जांपल में 10 लाख रुपए कार को जो हम पे कर रहे हैं कार लेने के लिए, वो क्या होगा शर्मा जी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसे हम मनी फ्लो कहेंगे, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। ये हाउस होल्ड है, ठीक है, राम का घर मान लो, ये टाटा मोटर है। अब राम ने क्या दिया? फैक्टर सर्विस। बदले में क्या मिला? पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम, मतलब सैलरी। कार बना के हाउस होल्ड को दिया, गुड एंड सर्विस। बदले में हाउस होल्ड ने क्या किया? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। प्लीज कॉपी बना लीजिए, ये सर्कल बना लीजिए। और ये सर्कल 50 साल पहले से चल रहा था और 50 साल आगे तक चलता रहेगा मैम। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो इसमें जो ब्लैक वाला एरो है ना, वो तुम्हें रियल फ्लो दिखा रहा है, और जो डॉटेड एरो एरो बनाया है मैंने, वो तुम्हें मनी फ्लो दिखा रहा है, ठीक है। अरे भगवान, गॉड ब्लेस यू। Done, sir. डन। चलो, अब हम एक बार पढ़ते हैं
रियल फ्लो क्या होता है? हेडिंग डालो रियल फ्लो। इसे कॉपी में लिखो। इस पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं भी पैसे की बात है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इस रियल फ्लो में शर्मा जी दो फ्लो आते हैं, फैक्टर फ्लो, आउटपुट फ्लो। सिर्फ पढ़ो। फैक्टर फ्लो का मतलब है राम सुबह उठ के जाके जॉब कर रहा है। प्रोडक्ट फ्लो का मतलब है टाटा ने कार हाउस होल्ड को दी है। ये कॉपी में लिख लो। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ो मनी फ्लो। इसमें सिर्फ पैसे की बात है। डेफिनेशन कॉपी में लिखो। मनी फ्लो में दो फ्लो आते हैं, पेमेंट फ्लो, एक्सपेंडिचर फ्लो। ये मत लिखना, मगर ये जरूर लिख लेना कि मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। लिखा? चलो अब इसकी कंक्लूजन पढ़ो।
क्योंकि लोगों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पर बीच में फाइनेंशियल सेक्टर आ जाए तो क्या होता है? फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंक, मान लो अगर बैंक आ गई, ठीक है। बैंक का रोल क्या होता है कि जो भी हाउस होल्ड है ना, जो लोग हैं, यहां पर हम एक असम्पशन तोड़ रहे हैं। असम्पशंस क्या है? सेविंग नहीं होगी, है ना। मगर यहां पर लोग क्या कर रहे हैं? अपनी सेविंग किस में रख रहे हैं? फाइनेंशियल सेक्टर में। अपना पैसा उठा उठा किस में रख रहे हैं? फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी कि बैंक में। और बैंक उस पैसे को उठा के किसको लोन दे रही है? फर्म्स को। यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर किसको लोन दे रहा है? फर्म को। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सेविंग्स क्या होती हैं, तो तुम क्या बोलोगी? सर, इनकम का वो पार्ट जो लोग गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पे खर्च नहीं करते, वो क्या होता है? सेविंग्स। सेविंग्स का सिंपल सा मतलब क्या है कि इनकम का वो पार्ट जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करने के लिए या खर्च नहीं करते अपनी इनकम का, वो पार्ट वो सेविंग्स है। और यहां पर जो इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा करना। और कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स हैं? ड्यूरेबल गुड्स, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मशीन से टेक्नोलॉजी को खरीदना। मगर इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन क्यों कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन क्यों कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हमारे देश के लोग पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा कमाएंगे और मनी सप्लाई या सर्कुलेशन बड़ा होता जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? जिनके पास पहले नौकरी नहीं थी, अब उनके पास नौकरी होगी, तो पहले के मुकाबले हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है? इंजेक्शन कर रहा है, पैसे को बढ़ाने का काम। तो लोग कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को कमाता है। तो जब पैसा ही पैसे को कमाता है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आएगा, आप पहले के मुकाबले ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन है। और सेविंग लीकेज क्यों है? सेविंग लीकेज इसलिए है क्योंकि अगर आप सेविंग कर लेते हो ना, तो पैसा दूसरे को नहीं मिलता, और जब दूसरे को पैसा नहीं मिलेगा मैम, तो पैसा बढ़ेगा कैसे? तो इसीलिए सेविंग्स क्या करती है? सर्कुलेशन है जो मनी का, उसको कम कर देती है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो मनी का सर्कुलेशन बढ़ा देता है। तो इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन है, यानी कि सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे, और सारे लोग सेविंग करने लग गए तो कंट्री का बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये स्लाइड में भेज दूंगा, तुम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन कॉपी में लिख लेना। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन कहता है कि जितना बनाओगे उतना कंज्यूम होगा, जितना पेमेंट करोगे उतना लोग पैसा कमाएंगे, जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च होगा उतना लोग इनकम जनरेट करेंगे, और रियल फ्लो मनी फ्लो के बराबर होगा। इसलिए नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर सब बराबर होगा अगर हम इन अजम्पशंस को माने। चलिए, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में अभी हुआ नहीं है, तो उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम को निकालते कैसे हैं। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि थ्योरी क्या है, मैंने तुम्हें थ्योरी पढ़ाई है अभी। अब अगली क्लास जब होगी तो उसमें मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड होते हैं: वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों मेथड जो हैं उसमें नेशनल इनकम कैसे निकलती है उसकी चर्चा हम करेंगे। मगर तुम्हारे स्कूल में अभी नेशनल इनकम पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं। नेशनल इनकम नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। सर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर नहीं है स्कूल में, और दीदियां आ रही हैं पढ़ाने, जो सर बहुत ही बेकार पढ़ा रही हैं। और सर अभी वो मनी एंड बैंकिंग सर उन्होंने स्ट्रेट अवे शुरू कर दिया है। और साथ में सर अभी बहुत क्लासेस नहीं भी हुई है क्योंकि हमारी कुछ एक्टिविटी है स्कूल में, अच्छा, तो उसकी वजह से बहुत सारी क्लासेस अभी हुई नहीं है। कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो जो दीदियां आ रही हैं वो मतलब क्या सीनियर है, क्या है? हाँ जी सर, सीनियर सर।
अच्छा सीन, तो वो स्कूल कैसे आ रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है? सर मतलब जो अभी 12th पास आउट हुए हैं अभी जस्ट, हाँ। जिनने अभी बोर्ड एग्जाम दिए, एक वो आ रहे हैं। और अभी तक तो वही आ रही थी, अब अगली क्लास से एक दीदी है, वो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में, वो आएंगी। अच्छा वो आएंगे, तो टीचर पेपर चेक करने गई हैं? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम अगली क्लास में नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बढ़िया है कि टीचर पेपर चेक करे, हमारा आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सर शब तक अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से किला फतेह करने जा रही हैं? सर हैप्पी बर्थडे टू मी है आपका मेरा। बर्थडे आ रहा है? अरे रे रे रे, तो नहीं मैम, बिल्कुल आप बर्थडे एंजॉय कीजिए। ठीक है, अगली मुलाकात हम फिर कभी कर लेंगे, सर क्योंकि बर्थडे मेरा अगले दिन है, उस दिन मेरा बर्थडे ईव है। ईव है। अच्छा, तो बर्थडे ईव ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बर्थडे नहीं? सर दोनों मनाने पड़ते हैं। ऐसे दोनों में नहीं नहीं, बिंदास बनाइए, इकोनॉमी से क्या है, वो चलता रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हाँ शब जी। खैर, अल्लाह हाफिज, बाय।